हेलो टू एवरीवन। सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में जो 19 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पार्ट बी और पार्ट सी के कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द एंगुलर स्टेट J0 इज रोटेटेड बाय एन एंगल एप्सिलॉन। ये गिवन था कि एप्सिलॉन बहुत स्मॉल है। अबाउट y एक्सिस द रोटेटेड स्टेट बिकम्स। सो देखिए एक चैप्टर आता है जेटली में, रोटेशंस इन द क्वांटम फिजिक्स। सो क्वांटम मैकेनिक्स में जितने रोटेशंस होते हैं उस चैप्टर में गिवन था कि जो रोटेशन ऑपरेटर है, रोटेशन ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो है e टू द पावर माइनस आयोटा e बाय h कट और n कैप डॉट j वेक्टर, ये गिवन था। अब साइलेंट है, जिस एंगल से आप रोटेट कर रहे हैं वो एंगल आपके पास में है ये, और ये एंगल अगर बहुत स्मॉल है तो आप इसको अप्रोच करवा सकते हैं 1 माइनस आयोटा e बाय h कट और n कैप डॉट में j वेक्टर, ठीक है। क्योंकि उस केस में आप e टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं इफ x इज वेरी स्मॉल। नाउ फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग आर वाई, यानी कि अगर रोटेशन y एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो रोटेशन ऑपरेटर की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस आयोटा e बाय h कट, और ये आ जाएगा जे वाई। और जे वाई रेजिंग और लोवेनिंग ऑपरेटर्स की टर्म में होता है j प्लस माइनस j माइनस डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस आयोटा e बाय h कट, और ये आ जाएगा जे वाई की वैल्यू j प्लस माइनस j माइनस डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपने जो ऑपरेट करना है ये रोटेशन ऑपरेटर किस स्टेट में ऑपरेट करना है, आपने ऑपरेट करना है इस वाली स्टेट पर J0 पर, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस e बाय h कट और j प्लस माइनस j माइनस, ठीक है, ये 2 भी है यहाँ पर, और ये ऑपरेट हो रहा है J0 स्टेट पर। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। j प्लस j माइनस का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है से Jm, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ j माइनस प्लस m, j प्लस माइनस m प्लस 1 और h कट, ठीक है, और Jm प्लस माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सो देखते हैं इसको, यहाँ पर अगर हम इसको ऑपरेट करवाएं तो ये आ जाएगा आपके पास में J0 माइनस में e बाय 2 h कट। अच्छा h कट भी है यहाँ पर, ये h कट यहाँ पर आएगा दोनों में से कॉमन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अंदर आपके पास में आएगा देखिए j प्लस, अगर वो ऑपरेट करते हैं तो देखिए 0 है यहाँ पर, तो m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, सो j ऑफ j प्लस 1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ j ऑफ j प्लस 1, ये आ जाएगा। और ये स्टेट आ जाएगी j, और m की वैल्यू कितनी है, 0 है, और अगर j प्लस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड माइनस में ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ j प्लस 1 एंड j माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं J0 माइनस में e बाय 2, और ये अगर कॉमन ले लें अंडर रूट ऑफ j प्लस 1, तो आपके पास में ये आ जाएगा J1 माइनस में j माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M एट द रेस्ट डिकेज इनटू 2 सिमिलर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, द मोमेंटम ऑफ स्मॉलर पार्टिकल इज। ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन था। सो देखते हैं, देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, और ये स्प्लिट होता है 2 सिमिलर पार्टिकल्स में, एक का दोनों का मास जो है m और m दे रखा है, ठीक है, दोनों का मास कितना है, m है। सो इस पार्टिकल का या तो इसका निकाल लीजिए, इसका सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो मोमेंटम 0 है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा, इसका मोमेंटम 0, दिस इज इक्वल टू इसका मोमेंटम से p1 और इसका मोमेंटम से p2, दिस इज बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ से पता चलता है कि p1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में p2 है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम सेम ही होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है,
सो एम सी स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट में है इसलिए मोमेंटम तो होगा नहीं, सिंपली कितना हो जाएगा एम सी स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 आ जाएगा, प्लस में इसके लिए कितना हो जाएगा P2 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि P1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर है, सो आ जाएगा से दिस इज इक्वल टू P, ठीक, P स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। दोनों तो स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। सी स्क्वायर यहाँ से अगर कॉमन ले और सी स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले तो कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा P स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर और बाई 4 माइनस में एम स्क्वायर, ठीक है, और दोनों से कॉमन ले सकते हैं सी स्क्वायर को, और आप इसमें एलसीएम अगर लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस में 4m स्क्वायर और ये आ जाएगा बाय 4 इंटू में सी स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ दिस, सो रूट ऑफ सी स्क्वायर बाय 4 ये आ जाएगा c बाय 2, ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं, और अंडर रूट ऑफ कितना आएगा ये एम स्क्वायर माइनस में 4m स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा c बाई 2 अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम स्क्वायर माइनस 4 स्मॉल एम स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आपने मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, टू पार्टीशंस N1V1 एंड N2V2 आर फिल्ड विद द आइडियल गैस एट द सेम टेम्परेचर कैपिटल T। इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड द नेट प्रेशर बिकम्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो अपने पास में दो पार्टीशंस गिवन है, दिस इज से N1V1, दिस इज से N2 और V2, दोनों का सेम टेम्परेचर है। ठीक है, प्रेशर भी हम मान लेते हैं, इसका प्रेशर P है, इसका भी प्रेशर कितना है P है। अब यहाँ पर देखिए आइडियल गैस है तो आप ऐसे लिख सकते हैं PV1 दिस इज इक्वल टू N1 KB और T, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी तरफ इसके लिए लिखें तो PV2 दिस इज इक्वल टू N2 KBT। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर आइडियल गैस। यहाँ से V1 निकालें तो कितना आएगा N1 KT डिवाइडेड बाई P। यहाँ से V2 निकालें तो कितना आ जाएगा N2 KT डिवाइडेड बाई P। अब दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस वॉल को रिमूव करेंगे वैसे ही नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा V1 प्लस में V2, सो आई एम गेटिंग N1 और प्लस में N2 KT डिवाइडेड बाई V, तो सॉरी P। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी N1 प्लस N2 और KT डिवाइडेड बाई V1 प्लस में V2। ठीक है, सो ये ऑप्शन आपके पास में गिवन था, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द लॉजिक एक्सप्रेशन आर। सो लॉजिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू a बार b c बार प्लस में a बार b c एंड प्लस में a b बार c प्लस में a b बार c बार। ठीक है, इन दोनों टर्म्स में से आप a बार b कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा c बार प्लस में c। इधर से आप इन दोनों टर्म्स में से a b बार जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा c प्लस c बार। ये 1 होता है तो आ जाएगा a बार b प्लस में a b बार, क्या आप कह सकते हैं a जोर b, यानी कि जोर गेट जो है आपने बनाना है, नैंड गेट्स का यूज करते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रखने हैं, तो इसका आंसर आता है 4 नैंड गेट्स अपने पास में रिक्वायर होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द जोर गेट आर 4। ठीक है, कुछ 5 करके आए थे, 5 नहीं आएगा, वो एक्सनोर गेट बनाने में होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। ठीक है, अगर एक्सनोर गेट आता अपने पास में, यानी कि a जोर b और इसका कॉम्प्लीमेंट, अगर ये अपने पास में आता तो फिर 5 नैंड गेट्स लगते। ठीक है, एक नैंड गेट इस बार की वजह से एक्स्ट्रा में लगता, अभी यहाँ पर 4 नैंड गेट्स लगते हैं। और सर्किट कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए सर्किट अगर बनाए तो हम इसका, ये मान लीजिए A है, ये B है, ठीक है, ये नैंड गेट है और ये कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से, ठीक है, 4 नैंड गेट्स बनेंगे आपके पास में, और 4 नैंड गेट्स लगाने के बाद में जो आउटपुट मिलेगा आपको सेम मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाइल -Q एट इट्स सेंट्रॉइड। द फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्जेस Q वैनिशेस इफ द रेशो कैपिटल Q बाय स्मॉल q इज। यानी कुछ ऐसा कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपने पास में,
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कुछ ए ले लेते हैं इसका, यहाँ सभी जो कॉर्नर्स हैं यानी कि वर्टिसेस हैं यहाँ पर अपने पास में स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया और सेंट्रॉइड पर कितना है माइनस क्यू चार्ज है। अब मुझे निकालना है कि किसी भी एक चार्ज जो है आप ले लीजिए स्मॉल क्यू, ठीक है, इन तीनों में से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो बी वाला ले लेते हैं मान लीजिए। सो इस बी वाले पर जो नेट चार्ज लग रहा है वो कितना है, 0 है या वैनिश होने लग रहा है। इसके लिए कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू का रेशियो क्या होगा ये हमें पता करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों चार्जेस स्मॉल क्यू की वजह से इस चार्ज पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो देखिए इस चार्ज की वजह से इस पे इधर की डायरेक्शन में है, इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। सो नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा आपका, ठीक है। एक फोर्स इधर है, एफ सी नाम दे दीजिए इसको, ठीक है, द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स सी, और ये वाला फोर्स ड्यू टू द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए, सो इसको मैं नाम दे दिया एफ ए, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस देख लीजिए सेम है, ये भी ए है और ये भी ए है। आल्सो द चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। यानी कि मैं कहने लग रहा हूं कि एफ सी दिस इज इक्वल टू एफ ए और दोनों सेम लगेंगे से एफ वेक्टर। दोनों वेक्टर्स के बीच में यानी दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, देखिए ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना है 60 डिग्री है, और जो नेट फोर्स होता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन क्यू चार्ज, ठीक है, ये आप कह सकते हैं द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स बी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एफ सी स्क्वायर प्लस में एफ ए स्क्वायर प्लस में 2 एफ सी एफ ए कोस थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री है दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल, तो 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये एफ सी और एफ ए, ये तो दोनों तो एफ ही है, तो आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस में 2 एफ स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर, या आप कह सकते हैं अंडर रूट 3 एफ, जहाँ एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू होगी के, और दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और डिस्टेंस कितना है ए है तो ए आ जाएगा। ये है इन दोनों स्मॉल चार्जेस क्यू की वजह से इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स। अब बचता है माइनस क्यू चार्ज, इसकी वजह से भी निकाल लेते हैं। देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखिए फोर्स किधर होगा, ये दोनों चार्जेस क्यू की वजह से तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्योंकि जो क्यू चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो आप, और ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करेगा इस स्मॉल क्यू चार्ज को, ठीक है। तो ये किधर की तरफ लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये वाला जो फोर्स है एफ बी, ये वैल्यू सेम आ जाए ये वाले फोर्स के, से एफ डैश नाम देते हैं इसको, ठीक है। एफ डैश इज द फोर्स विच इज ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट दिस वर्टेक्स बी, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर के, और चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस क्यू इंटू क्यू, तो आ जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखना है अपने को, ठीक है। तो देखिए इसको एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, ये कितना है, ये देखिए 30 डिग्री आएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होता है, और ये कितना है, ये a/2 है, और ये डिस्टेंस हमने निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, तो देखिए ये 90 डिग्री है। सो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या बनता है, कोस थीटा, और थीटा कितना 30 डिग्री है, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो मुझे निकालना है, तो हाइपोटेनस कितना आ गया, बेस विच इज a/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, सो आ जाएगा a/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, सो a/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एफ बी वैक्टर दिस इज इक्वल टू एफ डैश वैक्टर, और दोनों का अगर सेम रखें तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, सॉरी ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय a/√3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर और इंटू में 3, ठीक है, और ये √3 भी लग रहा है तो ये √3 भी लगा देंगे यहाँ पर। कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, देखिए ये टर्म्स कैंसिल है, k से k कैंसिल है, और ये एक q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है √3 पर, तो अगर इस एक्सप्रेशन देखा जाए q बाय स्मॉल q, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आने लग रही है -1/√3, ठीक है, -1/√3 पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि प्लस आएगा। एक्चुअल में क्या है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, वैसे दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लगेगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लेने लग रहे हैं तो एक माइनस साइन आ जाएगा जो इसको प्लस कर देगा, वैसे दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो आ जाएगा +1/√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 6th क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हुज हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय दिस वेयर पी आई एंड एक्स आई डिनोट्स द मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। सो मैंने प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चंस में करवा रखा है आपको क्वेश्चन, और इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी निकालें, उसका यूज करें, ठीक है, रेदर देन आप पार्टीशन फंक्शन निकाल करके फिर उसके बाद में स्पेसिफिक निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। पी आई स्क्वायर बाय 2m प्लस में 1/4 लैम्डा एक्स आई टू द पावर 4, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक टर्म है हैमिल्टनियन एनर्जी में, सो आपके पास में एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ kT, और इसके साथ कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखिए इसको आप ऐसे ले सकते हैं xi टू द पावर 4 को xi स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब इसके कोरस्पॉन्डिंगली एवरेज एनर्जी कितनी है, हाफ kT, ठीक है, और ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 kT। दोनों का आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, तो हाफ kT प्लस में 1/4 kT, ये आ जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एवरेज एनर्जी कह सकते हैं। तो आ जाएगा इसमें 4 और ये आ जाएगा 3/4 kT, ठीक है, 3/4 kT, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है, इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ई नोड कोस 2x प्लस 3y माइनस ओमेगा टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग। कुछ ऑप्शंस आपके पास में गिवन थे 4, उसमें से आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे कि आपके पास में क्या आंसर आने वाला है। देखिए वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और प्रोपेगेशन वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स वाई किन्हीं भी दो के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आने वाली है 0। यहाँ पर हम जो कंडीशन लगाएंगे वो है ई डॉट के वेक्टर दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर के वेक्टर मैंने ऑप्शन से नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑप्शन से चेक करना है आपने वो है आई कैप माइनस में 2/3 जे कैप, ऐसा एक ऑप्शन गिवन था। और के वेक्टर यानी कि प्रोपेगेशन वेक्टर, यानी कि वेव जो है किस डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही है, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट कोस, या साइन भी हो सकता है के डॉट आर माइनस में ओमेगा टी। अब गिवन है आपके पास में ई नॉट कोस ऑफ 2x प्लस में 3y माइनस ओमेगा टी। यहां से अगर के वेक्टर देखें आप तो के वेक्टर है 2i कैप प्लस में 3j कैप। अब दोनों वेक्टर का हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या तो इसका इसके साथ ले लीजिए या इसका इसके साथ, क्योंकि ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसलिए ये आ जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप एंड डॉट प्रोडक्ट विद द i कैप माइनस में 2/3j कैप। सो ये आ जाएगा 2 माइनस में 3 इंटू 2/3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, सो 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। सो ओनली दिस ऑप्शन विल सेटिस्फाई दिस condition that the dot product between the electric field and the propagation vector must be vanished, ठीक है, in case of vacuum। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम कैपिटल V, यानी कि किसी एक वॉल्यूम V में, ठीक है, वॉल्यूम V में कैपिटल N नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 पार्टिकल्स इन ए वॉल्यूम डेल V। कोई बहुत स्मॉल जो है वॉल्यूम, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम इसने लिया है विच इज डेल V, उसमें से किन्हीं 2 पार्टिकल्स को ये यहाँ से फाइंड करने लग रहा है। सो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करना है इसका सच दैट इन द लिमिट N और V, ठीक है, N और V दोनों ही इन्फिनिटी को टेंड करने लग रहे हैं, यानी कि ये थर्मोडायनेमिक लिमिट की बात कर रहा है। अब यहां पर अगर बात करें तो कि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनफिनाइटली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल। इन दैट केस टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी फॉलोड, और इसके जो वैल्यू होती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी की वो है m टू द पावर n e टू द पावर माइनस m डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। m यहां पर है आपके पास में, जैसे जीएम काउंटर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो जीएम काउंटर में m क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ काउंट्स विच इट टेक्स, ठीक है, इन सम टाइम। अब यहां पर जो m है, यहां पर है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, ये आप निकाल सकते हैं कि एवरेज डेंसिटी कितनी है। ऑब्वियसली इसकी एवरेज डेंसिटी तो फिक्स है, वो कितनी है, रो इज इक्वल टू सम n/v, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एवरेज डेंसिटी। सो एवरेज डेंसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वॉल्यूम एलिमेंट से, डेल V से, ठीक है, जिसमें से आप उन 2 पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपके पास में आ जाता है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ऐसा आइडियल गैस के क्वेश्चंस में हम करते हैं एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो m की वैल्यू तो आपको पता चल गई, ये है एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और स्मॉल n की वैल्यू ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मेनी पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, सो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस यहां पर पुट कीजिए और फिर प्रोबेबिलिटी की फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यू, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में n/v डेल v, और इसकी पावर कितनी n की वैल्यू कितनी है 2 है, और e टू द पावर माइनस n डेल v/v और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो आप इसको ले सकते हैं हाफ आ गया, बस ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन है, ए रेन ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज, द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन सिग्मा एज। देखिए कोई भी लिक्विड ड्रॉप है आपके पास में, अगर उसका साइज आपने मालूम करना है, वो 2 चीजों यानी कि 2 फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है सरफेस टेंशन विच इज सिग्मा। अब अगर आपके पास में उस लिक्विड ड्रॉप का साइज बहुत स्मॉल है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये आपके पास में अफेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस केस में सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, और इसका जो ओवरऑल सरफेस ऑफ एरिया है वो बढ़ जाता है। ध्यान रखेंगे कि सरफेस टेंशन ये प्रोपोर्शन होता है सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके बाद सरफेस एरिया। सो सिग्मा इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि 4πr² होता है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट सिग्मा, बस ये आंसर है अंडर रूट सिग्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, 2 black bodies A and B are kept at temperatures 400 Kelvin and 200 Kelvin respectively. The surface area of A is twice as that of B, then the ratio of power emitted by A to B is. So A है और B है, A का टेम्परेचर गिवन है ट्वाइस है एज द टेम्परेचर ऑफ द B एज वेल एज, क्योंकि देखिए ये टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर है 400 और ये टेम्परेचर है 200, इसलिए मैंने लिख दिया ऐसा, वैसे गिवन था क्वेश्चन में, पर हम इन जनरल कह सकते हैं कि टेम्परेचर ए का जो है वो डबल है देन टेम्परेचर ऑफ बी। आल्सो इट इज गिवन एज द सरफेस एरिया ऑफ ए, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ए दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एज दैट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बी। अब पावर इमिशन का जो आपके पास में रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स PA/PB। सो पावर एमिशन का जो फॉर्मूला होता है या एनर्जी रेडिएटेड का जो फॉर्मूला होता है वो है सिग्मा EAT टू द पावर 4, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो आ जाएगा सिग्मा EAT टू द पावर 4, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए जो है सेम रहेगी, दोनों केस में रेशियो लोगे तो कैंसिल हो जाएगी। ई यहाँ पर एमिसिविटी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के केस में 1 ले लेना है इसकी वैल्यू, ठीक है, तो एक्चुअल में ये आ जाएगा A विच इज 2AB और TA ये आपके पास में 2TB और इसके पावर 4 डिवाइडेड बाय AB और TB टू द पावर 4, ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 16, दैट मीन्स आंसर इज 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है, द पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय V ऑफ x इज इक्वल टू हाफ kx², दैट मीन्स 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर सिस्टम की बात कर रहा है, जिसके अंदर कोई क्वांटम पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है इन द स्टेट साई एट t इज इक्वल टू 0 इज दिस द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द वेव फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। सो देखिए wave function at time t is equal to 0 must be repeat itself, that means this must be equal to wave function at some time t। ये आपके पास में गिवन था 1/√2 और ये है 0 प्लस में 1, ठीक है, दैट मीन्स ग्राउंड स्टेट और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दिस इज इक्वल टू साई एट टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वजह से वैल्यू होती है e टू द पावर माइनस आयोटा ET/h कट और साई एट t इज इक्वल टू 0। सो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल करते हैं हम, तो आ जाएगा 1/√2 और e टू द पावर माइनस आयोटा E नॉट T/h कट, यहाँ E नॉट है एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और ये 0 और प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा E1 T/h कट और ये आ जाएगा 1, ठीक है। सो E नॉट की वैल्यू कितनी होती है, देखिए वैसे वैल्यू होती है En की n प्लस हाफ h कट ओमेगा फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑस्किलेटर केस, तो E0 की वैल्यू हो जाएगी ग्राउंड स्टेट की हाफ h कट ओमेगा, ठीक है, और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगी 3/2 h कट ओमेगा, ठीक है। और आप देखिए आपने t निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा E नॉट T/h कट, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। आल्सो e टू द पावर माइनस आयोटा E1 T/h कट, दिस इज आल्सो 1।
अगर ये दोनों 1 है तो आपस में बराबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका ऐसा भी लिख सकते हैं e⁻⁻ आयोटा ई नॉट टी बाय एच कट, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो e⁻ आयोटा और ये आ जाएगा E1 माइनस ई नॉट टी बाय एच कट, दिस इज इक्वल टू +1, ठीक है। E1 माइनस ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसको इसमें से माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, E1 माइनस ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 3/2 माइनस हाफ, दैट मीन्स 1, सो एच कट ओमेगा सिंपली, तो आ जाएगा e⁻ आयोटा एच कट ओमेगा टी बाय एच कट, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एच कट से एच कट कैंसिल, और देखिए e⁻ समथिंग आयोटा, ठीक है, e⁻ आयोटा थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू e⁻ आयोटा 2n पाई, ये वैल्यू है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻ आयोटा 2n पाई, कंपेयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n पाई, सो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और मिनिमम टाइम के लिए n की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए, सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम 1, सो यहां से आ जाएगा t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, दिस इज द आंसर, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन है, an inductor L, capacitor C and resistor R are connected in series with an AC source V is equal to V naught sin omega t. If the net current depends only on R then, ठीक है, कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है आपने। तो देखिए LCR सर्किट है, ठीक है, LCR सर्किट है, दिस इज LCR, और इसको कनेक्ट किया हुआ है AC सोर्स से। AC सोर्स का जो वोल्टेज है वो गिवन है V नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ करंट I इसमें से पास कर रहा होगा, I की वैल्यू होती है V डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस Z, और Z जो इम्पीडेंस होता है इन केस ऑफ LCR सर्किट, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 4th, उसमें आता है √R² प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। और XL की वैल्यू कितनी होती है, इंडक्टर रिएक्टेंस, ठीक है, रिएक्टेंस निकाल रहे हैं आप इंडक्टर के केस में, कितना वैल्यू होता है उसका, ओमेगा L होता है, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/ωc होती है। अब देखिए जो I है ये R का फंक्शन कब होगा, जब ये टर्म 0 हो जाए, यानी कि XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, और यू से दैट XL इज इक्वल टू XC, दैट मीन्स दोनों इक्वल हो जाएं, सो ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, तो यहाँ आ जाएगा ω² इज इक्वल टू 1/LC, और यू से दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, बस ये आंसर है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13th क्वेश्चन है, 3 infinitely long wires each carrying equal current are placed in the xy plane along x is equal to 0 plus d और minus d, the magnetic field vanishes at, किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वैनिश हो जाएगी। सो इस तरीके से हम कोई 3 infinitely long wires ले लेते हैं जिसमें से करंट जो है वो I फ्लो करने लग रहा है सब में से, ठीक है। अब डिस्टेंस आपको दे रखा है, देखिए x इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस डी है, और ये कितना है माइनस डी है, किस पॉइंट पर, ठीक है, आपके पास में, यानी कि जो ओरिजिन है, कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ओरिजिन से कितना दूरी पर आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो जाए, 0 हो जाए। सो मान लिया मैंने कोई ये पॉइंट है P, यहां पर वैनिश हो जाती है, जो x दूरी पर है ओरिजिन से, x दूरी पर है ओरिजिन से, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू सिंपली फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ d। सो अब इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2πr, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर नाम देते हैं A, ये वायर नाम दे देते हैं B, और ये वायर नाम दे देते हैं C। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर A, ठीक है, एट पॉइंट P इज गिवन बाय म्यू नॉट I, ठीक है, करंट कितना I है, डिवाइडेड बाय 2π, और डिस्टेंस कितना है, देखिए d तो ये डिस्टेंस है और x ये है, सो आ जाएगा d प्लस x। डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन राइट हैंड रूल से है, सो ये इस तरीके से है, और कर्ल करेंगे अगर फिंगर्स को तो ये जा रहा है, अगर पॉइंट P की हम बात करें तो ये जा रहा है इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड, यानी कि इनवर्ड मतलब माइनस आएगा, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि वो क्या, कौन सी वाली डायरेक्शन है, वो माइनस Z डायरेक्शन, आपकी तरफ कौन सी है, प्लस Z डायरेक्शन, इसलिए इसको मैंने लिया है नेगेटिव।
दूसरी बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर बी at point P is given as mu naught I divided by 2 pi and distance is x। ठीक है, सेम केस इसमें बन रहा है, ये ऐसे है और फिंगर्स ऐसे जाने लग रही हैं, यानी कि ये अंदर जाएंगी, इनवर्ड है, अगेन दिस इज नेगेटिव। ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर नंबर C, this is given by at point P is mu naught I divided by 2 pi and the distance is, this is d, this is x, so distance is how much, d minus x। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखिए ये ऐसे है तो ये ऐसा आएगा, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है, सो बाहर की तरफ है मतलब आउटवर्ड, यानी कि आपकी तरफ, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस z डायरेक्शन। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर तीनों का मैं सम कर दूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, एट पॉइंट P, सो उसके लिए x की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हम यहां से निकाल लेंगे। चलिए सबको ऐड कर देते हैं, 0 पुट करते हैं सबको। देखिए यहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज माइनस म्यू नॉट I बाय 2 पाई d प्लस एक्स माइनस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई x एंड प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई ऑफ d माइनस एक्स। ठीक है, अब इन सभी में से म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये तो आ रहा है आपके पास में कॉमन, तो आ जाएगा -1 अपॉन डी प्लस एक्स -1 बाय एक्स एंड प्लस में 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स, और आंसर आना चाहिए ये 0। ठीक है, अगर यहाँ से एलसीएम अगर आप लें तो एलसीएम आ जाएगा x डी प्लस एक्स डी माइनस एक्स, सो यहाँ से आ जाएगा माइनस में d प्लस एक्स, तो ये रहा, सो आ जाएगा एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स डी माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में x ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी है माइनस बी बन रहा है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो d स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में d माइनस एक्स ये रहा, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स डी प्लस एक्स स्क्वायर, सो आ जाएगा एक्स डी प्लस में एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये उधर जाकर के 0 हो गया, अब ये भी इधर जाकर के 0 हो जाएगा, सो दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू 0, सो माइनस एक्स डी प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस में एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये टर्म्स ऐड होंगी, सो 3x स्क्वायर की वैल्यू आने लग रही है डी स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो है डी स्क्वायर बाय 3, और इसे दैट एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस डी बाय √3, ये आंसर है इसका। ठीक है, प्लस माइनस डी बाय √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 656 नैनोमीटर। द वेवलेंथ फॉर ए हाइड्रोजन लाइक एटम विद एटॉमिक नंबर दे रखा है 6 एंड न्यूक्लियर मास ऑफ 19.92 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ऑफ फर्स्ट बाल्मर सीरीज, यानी कि बात तो फर्स्ट बाल्मर सीरीज की कर रहा है ये। ठीक है, सो फॉर्मूला देखते हैं इसका। सबसे पहले तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है 1 बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू r, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, एंड 1 बाय m स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, वेयर n की जो वैल्यू होती है वो है m+1 m+2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब फर्स्ट बाल्मर लाइन की बात कर रहा है तो m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 और n की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 3। ठीक है, फर्स्ट बाल्मर सीरीज, अगर ये 2 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 बाय लैम्डा, अब लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यस 656 नैनोमीटर ये गिवन है, और रेडबर्ग कांस्टेंट ये लेना है फॉर इन्फिनाइट न्यूक्लियर मास। ठीक है, यहां पर अच्छा जेड स्क्वायर भी होता है, अब क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर कह रहा है, एक तो कह रहा है हाइड्रोजन एटम जिसके केस में Z1 होता है, और एक कह रहा है Z इक्वल टू 6 के लिए आपने वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए R इन्फिनिटी Z इट इज 1 का स्क्वायर इज 1 और 1 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर विच इज 1/4 माइनस में 1/3 का स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, ये आ जाएगा 9 आपके पास में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 बाय लैम्डा, ये आपने निकालना है, लैम्डा डैश ले लेते हैं इसको, लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है आपके केस में, ये हो जाएगा r। ठीक है, और ये नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में जेड स्क्वायर विच इज 36 हो जाएगा ना, अगर जेड इज इक्वल टू 6 के लिए निकाल रहे हैं आप वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी, और फर्स्ट बाल्मर सीरीज है तो ये सेम आ जाएगा 1/4 माइनस में 1/9। अब इन दोनों में फर्क है। ठीक है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है फॉर इन्फिनाइट न्यूक्लियर मास और ये है फॉर फाइनाइट न्यूक्लियर मास, ये हाइड्रोजन के केस में होता है, ये बाकी अदर केसेस में है।
और दोनों के बीच में रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है R इज इक्वल टू R इन्फिनिटी और ये आ जाता है mn डिवाइडेड बाय me प्लस में mn। यहाँ पर mn है न्यूक्लियर मास, ठीक है, जो गिवन है क्वेश्चन में कितना है 19.92 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और ये me है इलेक्ट्रॉन का कितना मास है, वो होता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप देखिए, एक तो इक्वेशन नंबर ये लीजिए, एक इक्वेशन नंबर ये लीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि लैम्डा डैश की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। अगर देखिए आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लीजिए या फिर इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, से 2 डिवाइडेड बाय 1 करने लग रहा हूं मैं, तो आ जाएगा आपके पास में 1 बाय लैम्डा डैश इंटू 656 बाय 1, दिस इज इक्वल टू R बाय R इन्फिनिटी, ये 36 है। और देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल ही हो जाएंगी, ठीक है। सो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई है 656 R इन्फिनिटी बाय R इंटू 36, ठीक है। R इन्फिनिटी बाय R की वैल्यू आपके पास में दे रखी है, वो है इंटू में me प्लस में mn डिवाइडेड बाय mn, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है, me की वैल्यू जब बताई थी वो पुट कर देंगे, mn की वैल्यू गिवन है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करने पर, सोल्व करने पर जो लैम्डा डैश की वैल्यू आ रही है ऑलमोस्ट 18.2 इतना नैनोमीटर आंसर आने लग रहा है, 18 समथिंग नैनोमीटर आंसर आ रहा है। सो आज हमने ये 14 क्वेश्चन सॉल्व किए जो पार्ट बी और पार्ट सी से जो है आए हुए थे क्वेश्चंस इन द 19 नवंबर 2020 के एग्जाम में फिजिकल साइंस के। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।